हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी क्लास है 21। हम 20 क्लास करा चुके हैं। आप लोग उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है रस रतन, ज्ञानदीप और अन्य काव्य। रस रतन के रचयिता पुहकर, जो कि अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे। कौन थे? तो रस रतन के रचयिता हैं पुहकर। रस रतन के रचयिता पुहकर कवि अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे। कौन थे? तो दुर्गादास के प्रपौत्र यानी पोता थे, प्रपौत्र थे। पुहकर कवि सुशिक्षित एवं सुपठित थे, यानी पुहकर कवि पढ़े लिखे थे, सुशिक्षित एवं सुपठित थे। रस रतन का रचना काल है 1618 ईस्वी। कितना है? तो रस रतन का रचना काल है 1618 ईस्वी में राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया है। रस रतन जो कि 1618 ईस्वी में रचित रचना है, इसमें राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया है। रंभा का जन्म चंडी की उपासना से होता है। किससे होता है? तो रंभा का जन्म चंडी की उपासना से होना। नायका के प्रेम का उद्भव स्वप्न दर्शन द्वारा होना, यानी नायक और नायिका का प्रेम कैसे होता है? तो स्वप्न दर्शन, यानी स्वप्न में वो एक दूसरे को देखते हैं, उससे उनके अंदर प्रेम का बीज प्रस्फुटित हो जाता है। अप्सराओं द्वारा सोते हुए राजकुमार को उठा ले जाना, यानी अप्सराओं के द्वारा सोते हुए राजकुमार को उठा ले जाना। नायक का योगी के वेश में घर से निकलना। शिव मंदिर में नायक नायिका की भेंट, यानी शिव का मंदिर है, उसमें नायक और नायिका की भेंट होती है। तोते के द्वारा संदेश का आदान प्रदान होना। तोते के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान होना। आदि कथा रूढ़ियों का प्रयोग परंपरा के अनुसार ही किया गया है। जैसा कि पूर्व की प्रेमाख्यानक काव्य है, जिसमें रूढ़ियों यानी कथा रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है, उसी का आधार लेकर रस रतन में पुहकर कवि ने यानी कथा रूढ़ियों का प्रयोग परंपरा के अनुसार ही किया है। नारी सौंदर्य, इसमें नारी के सौंदर्य, नायिका की संभोगकालीन चेष्टाओं, विरह वेदना आदि के निरूपण में कवि ने विशेष रुचि प्रदर्शित की है। विरह दशाओं के निरूपण में रीति तत्वों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें नायक और नायिका का विरह दशा भी वर्णित है। विरह दशाओं के निरूपण में रीति तत्वों का भी उपयोग किया गया है। इसकी भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा है अवधी। रस रतन की भाषा अवधी है, तथा इसमें छंद है दोहा एवं चौपाई छंदों में रचित रचना है रस रतन। एक बार संक्षेप में इसका पुनरावलोकन कर लेते हैं। रस रतन के रचयिता पुहकर अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे। रस रतन की रचना 1618 ईस्वी में पुहकर कवि ने की थी। इसमें राजकुमारी रंभा और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया है। रंभा का जन्म चंडी की उपासना के द्वारा होता है। इसकी भाषा अवधी भाषा है। कैसी भाषा है? तो इसकी भाषा अवधी भाषा है। छंद दोहा और चौपाई में रचित रचना है आदि। फिर है ज्ञानदीप। क्या है? तो ज्ञानदीप 1619 की रचना है। इसकी रचना
शेख नबी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो ज्ञानदीप के रचयिता शेख नबी हैं, जो कि 1619 ईस्वी में उनकी रचित रचना है। उन्होंने अपने प्रतिपाद्य विषयों में वीर, श्रृंगार, विरह और योग का उल्लेख किया है। कुछ कथानक रूढ़ियों में मौलिकता लाने का प्रयास भी किया गया है। जैसा कि इसमें नायक के स्थान पर नायिका की सखी, इसमें नायक के स्थान पर नायिका की सखी योगी का भेष धारण करती है। क्या करती है? तो नायक के स्थान पर नायिका की सखी योगी का वेश धारण करती है। नलोपाख्यान की भांति इसमें भी नायक की खोज के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। किसमें? तो ज्ञानदीप में इसमें नलोपाख्यान की भांति इसमें नायक की खोज के लिए इसमें स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। इसकी भाषा तो अवधी भाषा है। ज्ञानदीप की भाषा अवधी है तथा इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग भी किया गया है। क्या किया गया है? तो इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। कवि के ज्ञान प्रदर्शन की प्रवृत्ति के कारण संगीत की राग रागिनियों, वैवाहिक संस्कारों, शकुनों आदि का विवरण मिलता है, जिसमें भाव व्यंजना शिथिल एवं प्रभाव शून्य हो गई है। शेख नबी ने मुसलमान होते हुए भी वेद मार्ग की प्रशंसा जी खोलकर की है। काव्यत्व की दृष्टि से यह रचना साधारण कैसी है? तो काव्यत्व की दृष्टि से यह रचना साधारण है। ज्ञानदीप, जो कि शेख नबी के द्वारा रचित रचना 1619 की रचना है, इसमें नलोपाख्यान की भांति नायक की खोज के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। इसकी भाषा अवधी भाषा है। कैसी है? तो इसकी भाषा अवधी भाषा है तथा दोहा चौपाई में का प्रयोग किया गया है। इसमें दोहा और चौपाई का प्रयोग किया गया है। फिर है जान कवि के प्रेमाख्यानक काव्य। जान कवि के प्रेमाख्यानक काव्य 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने का श्रेय जान कवि को जाता है। किसको जाता है? तो जान कवि को जाता है। कवि है ये, जान कवि को जाता है, जिसका रचना काल 1612 ईस्वी से लेकर 1664 ईस्वी माना जाता है। यानी जान कवि 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्यों को लिखा है, जिनका रचना काल 1612 ईस्वी से लेकर 1664 ईस्वी माना जाता है। उन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की है। कितने काव्य ग्रंथों की रचना की है? तो 78 काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिसमें 19 प्रेमाख्यानक काव्य हैं। कितने हैं? तो 19 प्रेमाख्यानक काव्य हैं। इनमें से प्रमुख है कथा रत्नावली। इनमें से प्रमुख है कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूप मंजरी, कथा पिजरसाम, शाहीजादय व देवलदे, कथा कलंदर आदि। ये प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? तो जान कवि की ये प्रमुख रचनाएं हैं। कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूप मंजरी, कथा पिजरसाम, शाहीजादय व देवलदे, कथा कलंदर आदि रचनाएं प्रमुख हैं जान कवि की। काव्य के लक्षणों का निर्वाह किया गया। इसमें कथा काव्य के लक्षणों का निर्वाह किया गया है। प्रेम और विरह की प्रमुखता है। क्या है? तो इसमें प्रेम और विरह की प्रमुखता है। वह पहले हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू, जान कवि पहले कवि हैं जिन्होंने हिंदी जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैले मजनू, कौन सा ग्रंथ? तो ग्रंथ लैले मजनू काव्य की रचना की है।
काव्यत्व की दृष्टि से उनकी रचना साधारण कोटि की है। कैसी है? तो काव्यत्व की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उनकी रचनाएं साधारण कोटि की हैं। कैसी हैं? तो साधारण कोटि की हैं। तथा उनकी भाषा राजस्थानी है। भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा राजस्थानी है। इसकी भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। कैसी है? तो राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। छंद योजना में दोहा चौपाई, इसके छंद योजना में दोहा चौपाई के अतिरिक्त कवित्व, समैया आदि का भी प्रयोग किया गया है। आदि का भी प्रयोग किया गया है। फिर है नल दमयंती संबंधी प्रेमाख्यान काव्य। अगला टॉपिक है नल दमयंती संबंधी प्रेमाख्यान काव्य। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नल दमयंती, अगला टॉपिक है नल दमयंती। इस प्रसिद्ध आख्यान को लेकर, इस प्रसिद्ध आख्यान यानी नल दमयंती को लेकर अनेक हिंदी कवियों ने प्रेम कथाओं की रचना की है। क्या की है? तो अनेक प्रेम कथाओं की रचना पूर्व में ही हो चुकी है, जिनमें नरपत व्यास और मुकुंद सिंह उल्लेखनीय है। जिनमें नरपत व्यास और मुकुंद सिंह उल्लेखनीय है। इनकी रचनाओं का नाम क्रमशः इस प्रकार है, यानी नरपत व्यास और मुकुंद सिंह की रचनाओं का नाम क्रमशः इस प्रकार है। नल दमयंती जो कि 1625 ईस्वी की रचना है। नल चरित्र 1641, ये दोहा चौपाई शैली में रचित हैं। किसमें रचित हैं? तो दोहा और चौपाई शैली में रचित हैं। और काव्यत्व की दृष्टि से इनकी रचना स्तर साधारण। कैसा है? तो काव्यत्व की दृष्टि से इनका रचना स्तर साधारण है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला माधवानल काम कंदला, इसके लेखक आलम कवि। कौन है? तो आलम कवि। इस प्रेम कथा को लेकर अनेक आख्यान इससे पूर्व लिखे जा चुके हैं। यानी काम कंदला, माधवानल काम कंदला को लेकर प्रेम कथा को, माधवानल काम कंदला कथा को लेकर अनेक आख्यान इससे पूर्व लिखे जा चुके हैं, किंतु आलम कवि ने, इसके लेखक आलम कवि ने प्रस्तुत माधवानल काम कंदला 1584 को अधिक मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है। किसमें किया है? तो 1584 ईस्वी को अधिक मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है। पूर्ववर्ती यानी इनसे पहले के कवियों ने नायक नायिका के अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन किया। क्या किया है? तो आलम से पूर्व कवियों ने माधवानल काम कंदला में नायक और नायिका के अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन किया है, जबकि आलम कवि ने एक ही जन्म की घटनाओं का वर्णन किया है। जबकि आलम ने एक ही जन्म की घटनाओं का निरूपण स्वाभाविक रूप में किया है। भाषा, माधवानल काम कंदला जो कि आलम द्वारा रचित रचना है, उसकी भाषा है अवधी। कैसी है? तो अवधी। और चौपाइयों की 5-5 अर्धलियों के बीच दोहे या सोरठे का प्रयोग किया गया है। किसमें? तो माधवानल काम कंदला जो की रचना है आलम कवि की, उसकी भाषा है अवधी और चौपाइयों की 5-5 अर्धलियों के बीच दोहे या सोरठे का प्रयोग किया गया है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है छिताई वार्ता। क्या है? तो छिताई वार्ता। छिताई वार्ता 1990 ईस्वी की रचना है। इसका रचना काल है, छिताई वार्ता का रचना काल है 1590 ईस्वी। कितना? तो 1590 ईस्वी के रचयिता नारायण दास थे। कौन थे? तो नारायण दास थे, जिन्होंने इतिहास और कल्पना के बल पर अपनी कथा का निर्माण किया है। क्या किया है? तो
इतिहास और कल्पना के बल पर अपनी कथा का निर्माण किया है। इसकी नायिका कौन है? तो छिताई। इसकी नायिका छिताई देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या थी, जो ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार से प्रेम करती थी। कौन थी? तो इसकी नायिका देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या थी, जो ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार से प्रेम करती थी। नायक नायिका के विवाह के अनंतर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उनके प्रणय में व्यवधान उपस्थित किया जाता है, किंतु अंत में उनका पुनर्मिलन हो जाता है। किसका? तो नायिका छिताई, जो देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या थी, और ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार, इन दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। पद्मावत का राघव चेतन इस काव्य में भी दौत्य कर्म का पालन करता है। क्या करता है? तो दौत्य। पद्मावत में राघव चेतन, जो कि राक्षस था, इसमें यानी छिताई वार्ता में भी दौत्य कर्म का पालन करता है। अनेक अन्य दृष्टियों से भी इसका कथानक पद्मावत से प्रभावित सिद्ध होता है। इसकी भाषा कैसी है? तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। छिताई वार्ता की भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, तथा इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। कवि ने बीच बीच में लोक नीति संबंधी तत्वों का भी निर्देश किया गया है। इसमें तत्वों का भी निर्देश किया गया है। छिताई वार्ता, जो कि छिताई वार्ता 1590 ईस्वी की रचना है, जिसके रचनाकार हैं नारायण दास, जिन्होंने इतिहास और कल्पना के बल पर कथा का निर्माण किया है। इसकी नायिका है छिताई और इसके नायक है ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार। इसकी भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा और दोहा चौपाई शैली का इसमें प्रयोग किया गया है, तथा बीच बीच में लोक नीति संबंधी तत्वों का भी निर्देश किया गया है। काव्यत्व की दृष्टि से रचना साधारण कोटि की है। आगे बढ़ते हैं। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। प्रेमलता की कथा अगला टॉपिक है हमारा। इसकी रचना जैन श्रावक जटमल ने 1556 ईस्वी में लाहौर में की थी। कहाँ की थी? तो प्रेमलता की कथा क्या रचयिता जैन श्रावक जटमल ने 1556 ईस्वी में इसकी रचना लाहौर में की थी। कवि ने इसका आरंभ जैनाय नमः से करते हुए अपना परिचय एवं तत्कालीन शासक का भी नाम भी दिया है। इसकी कथा वस्तु कैसी है? तो मौलिक है। इसकी कथा वस्तु मौलिक है, जिसमें लोकोत्तर घटनाओं की प्रधानता, यानी लोक से हटकर जिसमें लोकोत्तर यानी लोक से इतर या लोक से हटकर घटनाओं की प्रधानता है। नायक नायिका का प्रेम, नायिका का प्रेम प्रत्यक्ष दर्शन यानी पहली बार में ही हो जाता है, प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष यानी आमने सामने व्यक्तित्व दर्शन द्वारा उत्पन्न होता है, तथा वह गुप्त विवाह करके घर से भाग जाते हैं। काव्य की परिणति शांत रस में हुई। किसमें हुई है? तो काव्य की परिणति शांत रस में हुई है। इसमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। शैली में परिपक्वता का अभाव है। क्या है? तो इसकी शैली में परिपक्वता का अभाव है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा माधवानल कामकंदला चौपाई। जिसकी रचना 1556 ईस्वी में कुशल लाभ के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1556 ईस्वी में माधवानल कामकंदला चौपाई, जिसकी रचना 1556 ईस्वी में कुशल लाभ के द्वारा हुई। इसके नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा का प्रतिपादन किया गया है। यानी माधवानल कामकंदला चौपाई इसी नाम से पूर्व रचित
प्रेमाख्यानों पर आधारित काव्य है, यानी इससे पहले अनेक प्रेमाख्यान माधवानल काम कंदला के नाम पर अनेक काव्य रचे जा चुके हैं। यह उसी नाम पर रचित प्रेमाख्यान काव्य पर आधारित काव्य है। प्रेमाख्यान पर आधारित काव्य जिसकी रचना 1556 ईस्वी में कुशललाभ के द्वारा की गई थी। इसके नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा इसमें वर्णित है। इसमें चौपाइयों के बीच बीच में दोहा, सोरठा, गाथा आदि का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा तो राजस्थानी भाषा है। इसकी भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा है राजस्थानी। इसकी भाषा राजस्थानी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। भक्ति काल, निर्गुण शाखा, प्रेमाख्यान काव्य और संत काव्य को अब तक हमने पढ़ लिया है। उम्मीद है आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम भक्ति काल, सगुण काव्य धारा की तरफ बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हमारा यह वीडियो लेक्चर देखते रहिए। थैंक यू।